हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम सोशियोलॉजी कवर कर रहे थे इग्नू का स्टडी मटेरियल। उसमें दो टॉपिक मतलब दो वीडियोस हमने कवर कर ली हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं द इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस अफेक्टिंग द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। जो ऐसा कौन सा इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस था जो कि अफेक्ट कर रहा था इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इसके बारे में। जो सोशियोलॉजी थी वो एमर्ज कैसे, उसमें उसके पीछे कई सारे फोर्सेस से चेंज होने के, मतलब कैसे जो भी चेंजेस निकल के आ रहे थे वैसे वैसे सोशियोलॉजी भी इमर्ज होके आ रही थी। और ये चेंजेस कब आए? जब ड्यूरिंग दी 18th एंड 19th सेंचुरी इन यूरोप। जो एक आइडिया था जो कि डिस्कस किया जाता था बार बार अर्ली सोशियोलॉजिस्ट की राइटिंग्स में, और इस तरह से क्या हुआ, उस टाइम के जो भी आइडियाज उस पीरियड के वो बहुत ही धीरे धीरे इसेंशियली चेंज होने लगे। सॉरी, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। The thinkers of the enlightenment of 18th century affected much the earlier sociology। मतलब जो 18th century का जो enlightenment period था उसने उस टाइम के thinkers को, मतलब जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे उनके थॉट्स को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था। Enlightenment appears as the most appropriate point of departure in the study of the origins of sociological theory for various reasons including those mentioned below। मतलब जो एक जो enlightenment था उसके बहुत ही appropriate points थे departure के, जो कि सोशियोलॉजिकल थ्योरी का जो ओरिजिन था उसकी स्टडी करने के बारे में निकल के सामने आ रहा था। और कुछ चीज़ें इसमें से मेंशन भी हैं। अगर कुछ चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कि पहला कहा गया है कि जो एक साइंटिफिक अप्रोच थी चीज़ों को जानने की, समझने की, वही सब चीज़ें सोसाइटी पे भी अप्लाई की जाने लगी, जिससे कि जो हम ट्रेडिशन से एनलाइटनमेंट की तरफ आ सकें। जो 18th सेंचुरी के थिंकर्स थे उन्होंने ज़्यादा कंसिस्टेंटली और चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझना शुरू किया, ह्यूमन कंडीशन को एक साइंटिफिक वे में लेके आने लगे, और यहाँ पे भी वो जो नेचुरल साइंस के मेथड है उनको यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये लगातार क्या करने लगे, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे उनको लगाकर ह्यूमन जो बीइंग्स थे उनकी स्टडी करना शुरू कर दिया, और उनका नेचर क्या है, उनका सोसाइटी क्या है, उसके बारे में जानना शुरू करा। अब सेकेंडली बात करते हैं। सेकेंडली बात ये हुई कि जो 18th सेंचुरी के थिंकर्स थे उन्होंने एक रीज़न अपहेल्ड करा, जिससे कि क्या हो, वो जो मेजर टू जजेस सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर सुटेबिलिटी फॉर ह्यूमन नेचर, कि जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है उसकी एग्जिस्टेंस की और उसकी सूटेबिलिटी क्या है ह्यूमन नेचर में, उसको भी मेज़र किया जा सके। जो इंसान है, जो आम आदमी है, उनके हिसाब से क्या होगा, वो एक इसेंशली रैशनल है, और जो रैशनैलिटी है उसको हम आगे तक लेके जा सकते हैं, जिससे कि हम एक फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन जो है वो लेके आएँ। अब थर्डली क्या था, जो 19th सेंचुरी के थिंकर्स थे उनका ये मानना था, वो इस बात पे बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किसी भी चीज़ की परफेक्शन को अटेन करने के केपेबल है। बाय क्रिटिसाइजिंग एंड चेंजिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, वो क्या चाहते थे, वो खुद को धीमे धीमे और ग्रेट करना चाहते थे और ज़्यादा अच्छी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को लेना चाहते थे, जिससे कि होगा क्या, जिससे कि होगा ये कि जो भी उनका एक्चुअल पोटेंशियल है, क्रिएटिव पावर्स है उनकी, वो धीरे धीरे क्या होंगी और निकल के सामने आना शुरू करेंगी। अब जो सोशल थिंकर्स थे वो कंसर्न भी थे थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों को अस्यूम कर करके, अजम्पशंस जो थे उनके, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कंफ्यूज भी थे, थोड़ा सा परेशान भी थे। इन सब के अलावा तीन और भी इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस थे उस टाइम पे, जो कि पोस्ट एनलाइटनमेंट पीरियड आए, जिन्होंने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया यूरोप में। अब इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहला, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, नेक्स्ट बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, और सर्वे ऑफ सोशल कंडीशन। मतलब ये तीन चीज़ें और थी। अब जो ये तीन इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस थे इन्होंने क्या किया, ये सोशियोलॉजी के मतलब कि उनके पीछे लग गए, एक तरह से कह सकते हो आप। और ये सब चीज़ें आप कहाँ देख सकते हो, जो उस टाइम के अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे उनकी राइटिंग में आप ये सब चीज़ें देखा जा सकता है। तो इसके अंदर टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। एक एक पॉइंट को हम समझना शुरू करते हैं अब। तो पहला पॉइंट है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। जब 19th सेंचुरी का जो एकदम स्टार्टिंग का फेज़ था और उस टाइम पर जो फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस निकल के आई थी। एक बेसिक अजम्पशंस था जो फ़िलासफ़ी का, वो ये था कि जो सोसाइटी है उसको प्रोग्रेस होते रहना चाहिए थ्रू अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स फ्रॉम अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेज। मतलब एक सीरीज़ होनी चाहिए कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्टेज में सोसाइटी को प्रोग्रेसिव होते रहना चाहिए।
हम इस चीज़ को बहुत ही ब्रीफली समझ सकते हैं कि उस टाइम पे फ़िलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का सोशियोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑन फ़िलॉसफिकल साइड, अगर फ़िलॉसफिकल साइड की अगर हम बात करें, जो नोशंस थे डेवलपमेंट के और प्रोग्रेस के, उसको साथ लेके चल रहा था। और यहीं अगर हम साइंटिफिक साइड की बात करें तो ये क्या कर रहा था, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स दे रहा था हिस्टोरिकल पीरियड्स को, उसके सोशल टाइप्स को। अब जो सोशल थिंकर्स थे जिन्होंने फ़िलॉसफी हिस्ट्री को डेवलप किया था, जैसे कि एबे सेंट पियरे या ग्याम बिस्ते, आई एम रियली सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ, मुझे पता है मैं गलत ही प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ, बट फिर भी आप पढ़ लो, आपको पता है नाम कैसे होते हैं। ये जो लोग थे ये कंसर्न थे पूरी की पूरी सोसाइटी को लेके, ना कि केवल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या फिर कल्चर एस्पेक्ट्स को लेके, बल्कि पूरे के पूरे होल ऑफ सोसाइटी को लेके कंसर्न थे। अब बाद में जो कॉम्टे थे, स्पेंसर, मार्क्स, इन सब के जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, एक मिनट यार ये क्या हो जाता है, हाँ, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो थे वो साफ साफ हमें दिखाई दे रहे थे कि कैसे कैसे कि उनके इम्पैक्ट से क्या हो रहा था कि जो इंटेलेक्चुअल ट्रेंड है उसका लॉस होता जा रहा है उनकी सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स में। अब बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं। जो इन्फ्लुएंस था फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का वो फर्दर रेनफोर्स कर दिया गया बाय दी बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के द्वारा। जो सोशियोलॉजी थी वो मूव करने लगी टुवर्ड्स एन इवोल्यूशनरी अप्रोच, मतलब इवोल्यूशनरी अप्रोच से, जिसमें कि होने क्या लगा, वो अपनी आइडेंटिटी के लिए या फिर अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल स्टेज इन सोशल इवोल्यूशन के लिए मांग करने लगी। इसके साथ ही साथ इसने क्या किया, इट टेंडेड टू मॉडल ऑन बायोलॉजी, मतलब ये पूरे के पूरे बायोलॉजी जैसे मोल्ड होना शुरू कर दिया। एज इज़ एविडेंट फ्रॉम द वाइडली डिफ्यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमको पता है कि ये पूरा का पूरा एक एविडेंट था कहाँ से, एक वाइडली डिफ्यूज कॉन्सेप्ट था सोसाइटी का, जैसे कि वो सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म है। एंड फ्रॉम द अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट जनरल टर्म्स ऑफ सोशल एवोल्यूशन, और यहाँ पे क्या किया जाने लगा कि जो जनरल टर्म्स होते थे सोशल एवोल्यूशन के, उनको ट्राई किया जाने लगा कि उनको यहाँ पे फॉर्मुलेट किया जाए। जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, डर्कहेम थे, वो एक गुड एग्जाम्पल हैं कि इस तरह की राइटिंग्स के लिए। सर्वे ऑफ सोशल कंडीशन की अगर हम बात करें, जो एक सोशल सर्वे था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था मॉडर्न सोशोलॉजी के लिए। ये दो रीजन्स की वजह से निखर के सामने आया, दो रीजन्स की वजह से एमर्ज हुआ। वन वॉज द ग्रोइंग कन्विक्शन दैट द मैथड ऑफ द नेचुरल साइंस शुड एंड कुड बी एक्सटेंडेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मतलब पहला तो ये था कि लोगों का ऐसा मानना था कि जो ह्यूमन अफेयर्स है उनकी स्टडी को भी हम नेचुरल साइंस के मैथड्स के थ्रू समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इससे इसी तरह क्या है, जो ह्यूमन फिनोमेना है उसको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और जो अदर कंसर्न था वो था पोवर्टी को लेकर, मतलब ये एक सोशल प्रॉब्लम है। और लेकिन जो उस टाइम पे लोग थे वो उसको नेचुरल मानते थे, और लेकिन लोग चाहते थे क्या, मतलब जो थिंकर्स थे, जो सोशोलॉजिस्ट थे, वो चाहते थे बताना कि जो पोवर्टी है नेचुरल नहीं ना हो के एक सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है जी। जो एक सोशल सर्वे है वो सोशोलॉजिकल इंक्वायरी का एक प्रिंसिपल मेथड भी है, वन ऑफ द प्रिंसिपल मेथड है। एक जो बेसिक अजम्पशन थी जो कि अंडरलाइन करती है इस मेथड को, is that through the knowledge of the social condition one can arrive at solution to solve the social problem prevalent in society। इनका ऐसा मानना था कि इन सबकी नॉलेज को लेकर, मतलब अगर आपके पास किसी भी सोशल कंडीशन की नॉलेज है तो आप फाइनली उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हो कि कैसे उस पर्टिकुलर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स जो कि वहाँ पे इस समय चल रही हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। इन सब के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं, चेक योर प्रोग्रेस हमारे काम का नहीं है, सम अप की बात नहीं करेंगे हम। कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं अब हम। कीवर्ड्स में पहला है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट कौन थे, इनकी बात कर लेते हैं। तो एक तरह का इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था जिसमें जो क्लासेस ऑफ ओनर्स थी वही एक तरह से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ करती थी, इसी को हमने कैपिटलिस्ट का नाम दिया। डेमोक्रेसी की बात करें तो ये डेमोक्रेसी क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें होता क्या है, जो सुप्रीम पावर होती है वो लोगों के कलेक्टिवली लोगों के हाथ में होती है। ये एक सोसाइटी का एक स्टेज जो कि कैरेक्टराइज किया गया है बाय द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस सोशल एंड लीगल इक्वली। एनलाइटनमेंट की बात करें तो ये पूरा का पूरा यूरोपियन हिस्ट्री में एक ऐसा पीरियड था जिसमें कि क्या हुआ, पूरा का पूरा फ्रेंच फिलोसफर्स की स्पिरिट्स जो एम्बॉडीड की गई थी इसमें 19वीं सेंचुरी के आसपास। इस टाइम में ये बिलीव किया जाना है कि जो भी बिलीफ्स डेवलप हुए वो ऐसे थे कि जो नेचर और सोसाइटी इन दोनों को हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं।
और जो ह्यूमन रीज़न थे और जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी प्रोग्रेसिव वे में थे। स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेट क्या होता है? स्टेट जो है एक ऐसा सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है जो मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी में पाया जाता था अराउंड 17 to 18 सेंचुरी। इसमें था कि जो सोसाइटी थी वो डिवाइड की गई थी इंटू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, जिनके अपने अलग ही तरह के डिफरेंट सेट ऑफ लॉज हुआ करते थे, सोशल स्टेटस हुआ करता था। फ्यूडल की अगर हम बात करें तो फ्यूडल क्या है? ये एक सिस्टम ऑफ टेन्योर है इन एग्रीकल्चर एरियाज़ में, जहाँ पे होता क्या था, अ वेसल ऑफ सर्व्ड आर लैंडलॉर्ड, मतलब एक वेसल या फिर सर्व जो है किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ पे सर्व करता था, जिससे 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 वो लैंड बिलोंग करता है। इसके रिटर्न में होता क्या, जो लैंडलॉर्ड है वो सर्व को अलाउ करता था कि वो उस लैंड पे काम करे और अपनी लाइफ के लिए, मतलब अपनी लिवलीहुड के लिए वहाँ पे बैठा रहे। अब लिबरल का मतलब समझ लेते हैं क्या है। जो लिबरल क्या है, एक ऐसा पर्सन जो ब्रॉड माइंडेड हो और जो किसी अथॉरिटी या फिर किसी ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स के से बंधा ना हो। एक तरह से कह सकते हैं वो ओल्ड फैशन बिलीव्स को ना मानता हो। तो ये चैप्टर हमने आज ख़त्म कर लिया। बधाई हो आप सभी को भाई। तो हमने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आप अपने एंड पे ट्राई करो कि इन वीडियोस को फिर से देखो। मतलब टोटल 3 वीडियो हैं इस फर्स्ट चैप्टर की, इनको आप फिर से देखो, समझो और जानो। मैं एक काम करूँगी, इनके नोट्स तो मेरे पास हैं ही वैसे भी, तो अभी मैं कुछ दिनों में, मतलब आगे के चैप्टर तो हम कंटिन्यू कर ही देंगे साइड बाय साइड। आई विल ट्राई कि जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं मैं वो यहाँ पे रखूँ, डिस्कस करूँ उनको भी। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएँ, आप इन वीडियोज़ को 2 से 3-4 बार देख लो और प्लस मेरे नोट्स भी डिस्कस हो जाएँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही। डेफिनेटली ऐसा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बना लेंगे यार, ठीक है, कर लेंगे ये हम। तो एक क्वेश्चन रखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। और आप भी ट्राई करना इस बात का कि आप उसको पूरे के पूरे 250 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। जितना आपने समझा, जितना आपने जाना, उसको लिखने की कोशिश करना। आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा, आप आप सच बता रही हूँ, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आप ऐसा कर सकते हो। पहली बात तो कोई जज करने वाला नहीं है, दूसरा आप अपनी प्रोग्रेस खुद भी चेक कर सकते हो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। तो हम मिलेंगे आगे की चीज़ों को बढ़ते हुए, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है जी। और आपके सजेशन आर मोस्ट वेलकम। किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई सजेशन है आपके पास तो प्लीज़ मुझे दें। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। और इम्प्रूव करूँगी तो मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है और हमारे चैनल के लिए भी अच्छा है। तब तक के लिए बाय बाय।